मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सभी को सादर नमस्कार। स्वागत है आपका बाबा साहब रेडियो पर। आज हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब भारत गुलामी की जंजीरों से आजादी पाने की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी समय एक और जंग चल रही थी। एक ऐसी जंग जो अंग्रेजों से नहीं बल्कि हमारी अपनी ही सामाजिक बुराइयों से थी। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां किसी को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं, कुएं का पानी छूने तक की मनाही, शादी ब्याह में ढोल बजाने तक पर रोक। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित था, पिछड़ा था या महिला थी। क्या यह आजादी थी? क्या यह इंसाफ था? इन्हीं सवालों के बीच एक इंसान खड़ा हुआ। न राजा, न मंत्री, न कोई सामंत। वो जनता से निकला, जनता के लिए लड़ा और जनता का ही नायक बन गया। उसने स्वयं भले ही उस अछूत समाज की पीड़ा न झेली हो, लेकिन उसके न्यायपूर्ण दृष्टिकोण ने, संवेदनशीलता ने उसे अंदर तक हिला डाला। उसने उस पीड़ा को अनुभव किया जो दूसरे झेल रहे थे। यह उसकी सबसे बड़ी महानता है। वह तूफान की तरह उठा और सदियों से जमी हुई अन्याय की दीवारों को हिला दिया। उसने कहा, सम्मान भीख में नहीं मिलता, उसे संघर्ष से छीनना पड़ता है। दलित, पिछड़े, महिलाएं जिनकी आवाज सदियों तक दबाई गई, उसने उस आवाज को गूंज बना दिया। उसने मंदिरों के दरवाजे तोड़े, समाज के दकियानुसी नियमों को जलाया और तर्कवाद की मशाल जलाई जो आज भी जल रही है। वो महान इंसान थे, ईवी रामास्वामी नायकर। एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जो हमें दिखाएगी कि एक अकेला इंसान पूरे समाज का चेहरा कैसे बदल सकता है। यह सिर्फ एक जीवन कथा नहीं, यह क्रांति का घोषणा पत्र है। आप सुन रहे हैं बाबा साहब रेडियो और यह है पेरियार, मानवता के उत्थान की अमर गाथा। अध्याय 1, प्रस्तावना। पेरियार कौन थे और क्यों जरूरी है? भारत के सामाजिक इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ व्यक्ति नहीं बल्कि विचारों की क्रांति का प्रतीक बन जाते हैं। ऐसे ही एक महापुरुष थे, ईवी रामास्वामी, जिन्हें हम सब पेरियार के नाम से जानते हैं। पेरियार यानी वो इंसान जिसने अपने जीवन का हर पल, हर सांस, हर शब्द जाति भेद मिटाने, दलितों और पिछड़ों को उनका सम्मान दिलाने के लिए समर्पित कर दिया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पेरियार के जीवन की वह संपूर्ण गाथा, जो केवल उनकी कहानी नहीं बल्कि भारत के करोड़ों दलितों और वंचितों के संघर्ष की कहानी भी है। यह कहानी सिर्फ अतीत नहीं है, यह वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शन है। पृष्ठभूमि: दक्षिण भारत और जातिगत व्यवस्था। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन एक और लड़ाई थी जो उतनी ही पुरानी और उतनी ही कठोर थी। यह थी जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई। तमिलनाडु और दक्षिण भारत के गांव-गांव में दलित और पिछड़ी जातियों को मंदिर में प्रवेश तक की अनुमति नहीं थी। वे ऊंची जाति के कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। ऊंची जाति की गलियों से नंगे पांव गुजरना पड़ता था। यहां तक कि शादी में ढोल या बैंड बजाना भी उनके लिए वाजिब था। शिक्षा, रोजगार और सम्मान, ये तीनों ही अधिकार उनसे छीन लिए गए थे। ऐसे माहौल में कोई भी साधारण व्यक्ति चुप रहता, अपनी नियति मान लेता, लेकिन पेरियार ने यह सब अन्याय मानकर ठुकरा दिया। पेरियार का परिचय: पूरा नाम इरोड वेंकटा रामास्वामी। 1869 में इरोड, तमिलनाडु के एक मध्यम वर्गीय वैश्य परिवार में जन्म। परिवार संपन्न था, लेकिन जातिगत ढांचा इतना कठोर था कि पेरियार ने बचपन से ही भेदभाव को अपनी आंखों से देखा। बचपन में ही उन्होंने देखा, एक दलित बच्चा स्कूल के आंगन में बाहर बैठकर पढ़ता है क्योंकि उसे अंदर बैठने की अनुमति नहीं। उन्होंने देखा, गांव के कुएं पर दलितों के लिए अलग गंदा पानी रखा जाता है। यह दृश्य उनकी आत्मा में गहरे उतर गए। क्यों जरूरी है पेरियार आज भी? आप सोच सकते हैं, पेरियार का समय तो 100 साल पहले का था, तो आज उनके विचारों की क्या जरूरत है? लेकिन सच यह है कि सामाजिक बराबरी की लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। दलितों के साथ होने वाला भेदभाव, आरक्षण के मुद्दों पर बहस, जातिगत हिंसा, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि पेरियार जैसे योद्धाओं के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। पेरियार ने कहा था, जिस दिन हर इंसान को बिना जाति, बिना धर्म, सिर्फ इंसान के रूप में देखा जाएगा, उस दिन ही असली स्वतंत्रता मिलेगी। अध्याय 2, बचपन और प्रारंभिक संघर्ष। हर क्रांति की शुरुआत एक चिंगारी से होती है। यह चिंगारी अक्सर बचपन में देखे गए किसी अन्याय, किसी पीड़ा या किसी घटना से जन्म लेती है। ईवी रामास्वामी पेरियार के जीवन में यह चिंगारी उनके बचपन में ही सुलग चुकी थी। आइए आपको ले चलते हैं 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में, तमिलनाडु के इरोड नामक कस्बे में। परिवार और सामाजिक माहौल। इरोड एक छोटा लेकिन व्यस्त व्यापारिक केंद्र।
यहाँ विभिन्न जातियों के लोग रहते थे, लेकिन सामाजिक जीवन पर ऊंच नीच की गहरी बंदिशें थीं। पेरियार का जन्म 17 सितंबर 1879 को हुआ, एक वैश्य परिवार में जो तुलनात्मक रूप से संपन्न था। उनके पिता वेंकट रामा नायकर एक सफल व्यापारी थे और मां चिन्नाथा यम्मल धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। घर में भले ही आर्थिक कमी न थी, लेकिन जातिगत सोच का माहौल चारों ओर फैला हुआ था। शहर की गलियों में भी यह कुआं ब्राह्मणों के लिए, यह कुआं बाकी लोगों के लिए जैसी रेखाएं थीं। दलितों के घर बस्ती के किनारे होते और ऊंच जातियों के लोग उन्हें छूने तक से बचते। बचपन के अनुभव। पहली चोट। पेरियार बचपन से ही तेज और सवाल करने वाले स्वभाव के थे। एक बार वे अपने स्कूल में देख रहे थे कि एक दलित लड़का बरामदे में फर्श पर बैठकर पढ़ रहा है, जबकि बाकी बच्चे बेंच पर। कारण पूछा तो मास्टर ने कहा, यह नियम है, जाति के हिसाब से जगह तय होती है। यह सुनकर पेरियार ने कहा, क्या पढ़ाई में भी जाति देखी जाती है? यह सवाल मास्टर को अच्छा नहीं लगा और पेरियार को चुप करा दिया गया। ऐसे कई छोटे छोटे दृश्य उनकी स्मृति में छिपकते चले गए। उनके मन में यह बीज बोया गया कि समाज का ढांचा अन्यायपूर्ण है। शिक्षा अधूरी लेकिन आंखें खोलने वाली। पेरियार ने प्रारंभिक शिक्षा ईरोड के एक स्थानीय स्कूल में शुरू की, लेकिन वे पारंपरिक शिक्षा से संतुष्ट नहीं थे। स्कूल में सिखाई जाने वाली बातें उन्हें रटी रटाई और जातिवादी लगतीं। एक बार उन्होंने धार्मिक कहानी में पूछ लिया, अगर भगवान सबको बराबर मानते हैं तो शूद्र और दलित को मंदिर में क्यों नहीं आने देते? इस सवाल पर उन्हें डांट पड़ी और माता पिता को बुला लिया गया। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने औपचारिक पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के व्यापार में लग गए। यहीं से उनके वास्तविक जीवन की शिक्षा शुरू हुई, जहां उन्होंने किसानों, मजदूरों और दलित ग्राहकों के जीवन को नजदीक से देखा। धर्म और अन्याय, बनारस यात्रा का असर। किशोरावस्था में पेरियार धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार वे काशी और बनारस तीर्थ यात्रा पर गए। वहां उन्होंने देखा कि किस तरह मंदिरों में ऊंची जाति के लोग दलितों को अंदर जाने नहीं देते और पुजारी दान के नाम पर अमीर यात्रियों से विशेष व्यवहार करते हैं, जबकि गरीबों को अपमानित किया जाता है। सबसे चुभने वाली घटना तब हुई जब पेरियार भूखे थे और एक धर्मशाला में भोजन मांगने गए। पुजारी ने उनका गोत्र पूछा और जब सुना कि वे ब्राह्मण नहीं हैं, तो उन्हें अछूत लोगों के साथ बैठने को कहा। यह अनुभव उनके दिल में गहरा घाव छोड़ गया और यही वह क्षण था जब उन्होंने धार्मिक भेदभाव के खिलाफ अपने भीतर विद्रोह की पहली लपट महसूस की। समाज सेवा की पहली पहल। युवावस्था में पेरियार ने अपने कस्बे में दलितों को व्यापार में अवसर देने की कोशिश की। वे अपने पिता की दुकान पर दलित ग्राहकों को सम्मान से बैठाकर चाय पिलाते थे, जो उस दौर में असामान्य माना जाता था। कई बार समाज के लोग उनसे नाराज होते, लेकिन पेरियार को फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे उन्होंने यह समझ लिया कि दलित उत्थान सिर्फ दया या दान से नहीं होगा, बल्कि उनके अधिकार और आत्मसम्मान से होगा। शादी और पारिवारिक जिम्मेदारियां। पेरियार की शादी कम उम्र में नागमल से हुई। नागमल न केवल उनकी पत्नी थीं, बल्कि आगे चलकर वे उनके आंदोलनों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुईं। पेरियार ने विवाह में भी जातिगत रूढ़ियों को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने दिखावे और अनावश्यक रस्मों से बचाकर इसे सादगी से संपन्न किया। संघर्ष की नींव। पेरियार का बचपन आर्थिक रूप से आरामदायक, लेकिन सामाजिक रूप से विषाक्त माहौल में गुजरा। उन्होंने कम उम्र में ही जातिगत भेदभाव को न केवल देखा, बल्कि सवाल करना शुरू कर दिया। धार्मिक स्थानों पर हुए अपमान ने उनके भीतर विद्रोह का बीज बो दिया। पेरियार अब वो किशोर नहीं रहे जो सिर्फ सवाल पूछता था। अब वे उत्तर खोजने और बदलाव लाने की ओर बढ़ रहे थे। अध्याय 3। कांग्रेस में प्रवेश और मोहभंग। बचपन और युवावस्था में जातिगत अन्याय को नजदीक से देखने के बाद पेरियार अब बदलाव की तलाश में थे। उन्हें लगा कि शायद भारत की आज़ादी की लड़ाई ही वो रास्ता है जिसमें सामाजिक बराबरी भी आ सकती है, और इस सोच ने उन्हें पहुंचा दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दरवाजे पर। कांग्रेस में प्रवेश। उम्मीदों का दौर। 20वीं सदी के पहले दशक में कांग्रेस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुकी थी। हर जगह उसकी शाखाएं खुल रही थीं और आज़ादी का सपना लोगों के दिलों में बस रहा था। पेरियार ने सोचा, अगर हम सब मिलकर अंग्रेजों से आज़ादी ले लेंगे तो शायद जातिगत अन्याय भी खत्म हो जाएगा। सन 1919 के आसपास वे कांग्रेस से जुड़े और जल्दी ही अपनी संगठन क्षमता और स्पष्ट वक्तृत्व के कारण पहचाने जाने लगे। वे लोगों को सभा में खींच लाते थे और उनके भाषणों में सामाजिक सुधार की मांग हमेशा शामिल रहती थी। बनारस कांग्रेस अधिवेशन। कटु सच्चाई का सामना
1920 में पेरियार कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण अधिवेशन बनारस सत्र में गए। यहां उन्होंने पहली बार बड़े पैमाने पर देखा कि कांग्रेस के भीतर भी जातिगत भेदभाव मौजूद है। भोजन के समय ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण कार्यकर्ताओं को अलग अलग बैठाया गया। दलित कार्यकर्ताओं को तो सबसे अलग किनारे बैठाकर खाना दिया गया। पेरियार ने इसका विरोध किया, लेकिन आयोजकों ने कहा, यह हमारे धार्मिक नियम हैं, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। उनके लिए यह एक गहरा झटका था। अगर आजादी की लड़ाई लड़ने वाले ही जाति के बंधन में बंधे हैं, तो दलित और पिछड़ों का भविष्य क्या होगा? असहयोग आंदोलन और काशी की घटना। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन तेज हो रहा था। पेरियार ने भी इसमें हिस्सा लिया और अंग्रेजी शासन के खिलाफ कई प्रदर्शन किए। लेकिन इसी दौरान उन्हें एक और चुभने वाला अनुभव हुआ। काशी के एक कार्यक्रम में एक दलित कार्यकर्ता ने पेरियार से कहा, हम आजादी की लड़ाई में शामिल हैं, लेकिन अपने ही देशवासी हमें मंदिर में घुसने नहीं देते। ये सुनकर पेरियार ने महसूस किया कि सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता काफी नहीं है, सामाजिक स्वतंत्रता उससे भी जरूरी है। 1922 वाईकोम सत्याग्रह। कांग्रेस से जुड़े रहते हुए पेरियार ने 1924 में वाईकोम सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जो केरल में दलितों को मंदिर की सड़कों पर चलने के अधिकार के लिए था। जब गांधी जी ने स्थानीय ब्राह्मण नेताओं से समझौता किया और सिर्फ आंशिक रास्ता खोला, तो पेरियार नाराज हुए। उनका मानना था, आधा न्याय अन्याय से भी बुरा है। वाईकोम में पेरियार की भूमिका इतनी अहम थी कि लोग उन्हें वकौम वीर कहने लगे, यानी वकौम का नायक। कांग्रेस से मोहभंग। 1925 तक पेरियार ने महसूस कर लिया कि कांग्रेस का मुख्य ध्यान अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता पाने पर है, लेकिन वह सामाजिक बराबरी के मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है। दलितों और पिछड़ों की शिक्षा, रोजगार और मंदिर प्रवेश जैसे मुद्दों पर कांग्रेस में गंभीर चर्चा तक नहीं होती थी। एक बैठक में उन्होंने कहा, अगर आजादी के बाद भी दलित और पिछड़े उसी जगह पर रहेंगे, तो यह आजादी किसके लिए होगी? इस पर कई वरिष्ठ नेता असहज हो गए। अंततः 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और तय किया कि वे अपनी अलग राह पर चलेंगे, एक ऐसी राह जिसका केंद्र बिंदु होगा सामाजिक न्याय। आत्मसम्मान आंदोलन का बीज। कांग्रेस छोड़ने के बाद पेरियार ने दक्षिण भारत में अपने विचारों का प्रचार शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि दलितों और पिछड़ों को केवल राजनीतिक अधिकार देने से कुछ नहीं होगा, उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से भी स्वतंत्र बनाना होगा। यही सोच आगे चलकर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन के रूप में जन्मी। इस आंदोलन का उद्देश्य था जातिगत भेदभाव का अंत, महिलाओं और दलितों को बराबरी का दर्जा, धर्म और अंधविश्वास से मुक्ति। कांग्रेस में बिताए साल पेरियार के लिए सीखने का दौर थे। उन्होंने जाना कि सिर्फ राजनीतिक आजादी पर्याप्त नहीं है, दलितों और पिछड़ों की सच्ची मुक्ति के लिए सामाजिक क्रांति जरूरी है। अध्याय 4, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत। 1925 ये वह साल था जब पेरियार ने एक नया रास्ता चुना। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने यह ठान लिया कि अब उनकी लड़ाई केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं होगी, बल्कि सामाजिक समानता के लिए होगी। और इस नई दिशा ने जन्म दिया आत्मसम्मान आंदोलन को, जिसने दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के जीवन में नई क्रांति ला दी। आंदोलन की पृष्ठभूमि 1920 के दशक में तमिलनाडु जातिगत अन्याय और धार्मिक रूढ़ियों की गिरफ्त में था। दलित और पिछड़ी जातियां न केवल आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई थीं, बल्कि मानसिक रूप से भी आत्मविश्वास खो चुकी थी। उन्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया गया था कि वे निचले हैं और यही उनकी नियति है। पेरियार ने कहा, जब तक हम खुद को नीचा मानते रहेंगे, कोई भी हमें ऊपर नहीं उठा सकता। हमें सबसे पहले अपना आत्मसम्मान वापस लेना होगा। आंदोलन का नाम और उद्देश्य सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तमिल में स्वयं मर्यादा इयक्कम। नाम ही इसका संदेश था, आत्मसम्मान वापस पाओ, अपने अधिकार खुद लो, किसी भी जातिगत, धार्मिक या सामाजिक बंधन के सामने सिर मत झुकाओ। आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे जाति व्यवस्था का उन्मूलन, महिला और पुरुष की समानता, अंधविश्वास और धार्मिक शोषण का अंत, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में समान अवसर, स्वतंत्र विवाह, इंटरकास्ट मैरिज और बिना पुजारी के विवाह की मान्यता। दलितों को आंदोलन से जोड़ना। पेरियार जानते थे कि दलित समाज को आंदोलनों में जोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि सदियों के भेदभाव ने उनमें भय और हिचक पैदा कर दी थी। वे गांव-गांव,
कस्बे कस्बे घूमते, दलित बस्तियों में बैठकर चाय पीते, उनके साथ भोजन करते, ताकि यह संदेश जाए कि बराबरी केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में भी है। एक गांव में जब पेरियार ने दलित परिवार के घर भोजन किया तो ऊंची जातियों ने बहिष्कार की धमकी दी। पेरियार ने जवाब दिया, जिस समाज में बराबरी का खाना खाना पाप है, उस समाज को बदलना मेरा धर्म है। शिक्षा और आत्मसम्मान आत्मसम्मान आंदोलन का पहला हथियार था। शिक्षा। पेरियार ने कहा, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वे सवाल पूछेंगे और सवाल पूछने वाला कभी गुलाम नहीं बन सकता। उन्होंने मुफ्त स्कूल खोलने के लिए चंदा इकट्ठा किया और कई जगहों पर दलित बच्चों के लिए छात्रावास बनवाए। वे लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर देते थे और मानते थे कि वो शिक्षित महिला समाज में क्रांति ला सकती है। धार्मिक परंपराओं को चुनौती आत्मसम्मान आंदोलन का सबसे साहसी पहलू था। धार्मिक कर्मकांडों और अंधविश्वास का विरोध। पेरियार का मानना था, मंदिर और धर्म ग्रंथ अगर बराबरी नहीं सिखाते तो वे मानवता के दुश्मन हैं। उन्होंने खुले मंच से कहा, अगर कोई देवता तुम्हें अछूत कहता है तो उस देवता को ठुकरा दो। मंदिर प्रवेश आंदोलन के दौरान पेरियार ने कई बार दलितों को संगठित करके मंदिर के दरवाजे तक पहुंचाया। भले ही पुलिस ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने समाज की नींव हिला दी। महिलाओं की भागीदारी। पेरियार के आंदोलन में महिलाओं की भूमिका अहम थी। उनकी पत्नी नागमल और कई अन्य महिलाएं गांव-गांव में जाकर सभा करतीं, जिसमें वे जाति विरोध और महिला अधिकारों की बातें करतीं। आत्मसम्मान आंदोलन में पहली बार दलित महिलाएं सार्वजनिक मंचों पर बोलने लगीं। यह उस दौर में क्रांतिकारी बदलाव था। प्रेस और प्रचार। पेरियार ने आंदोलन को फैलाने के लिए अखबारों का सहारा लिया। उन्होंने कुड़ी आरसू नामक पत्रिका निकाली, जिसमें जातिवाद, दलित अधिकार और महिला स्वतंत्रता पर लेख छपते। दलित लेखक और कवि इसमें अपनी रचनाएं भेजते, जिससे आंदोलन को सांस्कृतिक बल मिला। ब्राह्मणवाद से सीधी टक्कर। पेरियार का विरोध केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। वे ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ खुली चुनौती देते थे। उन्होंने कहा, अगर समाज में कोई ऊंच नीच है तो वह ब्राह्मणवाद की देन है। इसे खत्म करना ही सच्ची सेवा है। इस रवैया के कारण उन्हें कई बार धमकियां मिलीं, लेकिन पेरियार कभी पीछे नहीं हटे। आत्मसम्मान आंदोलन ने दलितों और पिछड़ों के मन में यह विश्वास जगाया कि वे भी बराबरी से जी सकते हैं। यह केवल आंदोलन नहीं था, यह मानसिक गुलामी के खिलाफ युद्ध था। अध्याय 5। शिक्षा और दलित जागरण। दलित उत्थान की किसी भी यात्रा में शिक्षा वह रोशनी है जो अंधकार को चीर कर रास्ता दिखाती है। पेरियार को यह बात बहुत पहले समझ आ गई थी कि अगर दलित और पिछड़े शिक्षित हो गए तो कोई भी शक्ति उन्हें गुलाम नहीं बना पाएगी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे पेरियार ने शिक्षा को दलित जागरण का सबसे बड़ा हथियार बनाया। शिक्षा। पेरियार का पहला मंत्र। पेरियार कहते थे, शिक्षा केवल पढ़ना लिखना सीखना नहीं है, बल्कि यह सोचने और सवाल करने की ताकत देती है। उनका मानना था कि सदियों से दलितों को शिक्षा से दूर रखना ऊंच जातियों की सोची समझी साजिश थी। वे बार बार कहते, अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो वे हमारी अगली पीढ़ी की बेड़ियां तोड़ देंगे। गांव-गांव में शिक्षा का प्रचार। आत्मसम्मान आंदोलन के दौर में पेरियार ने शिक्षा प्रचार को एक अलग अभियान बना दिया। वे गांव-गांव जाकर लोगों को समझाते, बच्चों को खेत में काम पर मत लगाओ, स्कूल भेजो, बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाओ। पढ़ाई के लिए ऊंची जाति के स्कूलों में भी प्रवेश लेने की कोशिश करो और भेदभाव का विरोध करो। एक घटना में पेरियार ने देखा कि दलित बच्चों को स्कूल में बैठने की जगह बाहर दी गई है। उन्होंने प्रधानाध्यापक से कहा, अगर यह स्कूल सरकार का है तो यहां हर बच्चा बराबरी से पढ़ेगा, वरना मैं खुद कक्षा में बैठकर पढ़ाऊंगा। मुफ्त स्कूल और छात्रावास। पेरियार ने कई जगहों पर गरीब और दलित बच्चों के लिए मुफ्त स्कूल और छात्रावास खोले। इसके लिए उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और कई अमीर व्यापारियों को इस काम में लगाया। उनका मानना था, शिक्षादान नहीं, अधिकार है। इन छात्रावासों में न केवल पढ़ाई होती थी, बल्कि जातिवाद, अंधविश्वास और समानता पर चर्चा भी होती थी। ये बच्चों को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता था। लड़कियों की शिक्षा पर जोर। पेरियार के लिए लड़कियों की शिक्षा भी उतनी ही जरूरी थी जितनी लड़कों की। वे कहते थे, एक शिक्षित मां पूरे परिवार को शिक्षित बनाती है। वे दहेज प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा के खिलाफ बोलते, क्योंकि यह सब महिलाओं की शिक्षा में बाधा थे। उन्होंने कई आत्मसम्मान विवाह में यह शर्त रखी कि लड़की की पढ़ाई शादी के बाद भी जारी रहेगी। शिक्षा और आत्मसम्मान का संबंध। पेरियार का मानना था
कि शिक्षा के बिना आत्मसम्मान अधूरा है। वे कहते, जो व्यक्ति खुद पढ़ना लिखना नहीं जानता, वह दूसरों की लिखी गुलामी को सच मान लेता है। इसलिए वे दलित युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ राजनीति, कानून और विज्ञान में भी दिलचस्पी लेने के लिए प्रेरित करते थे। वे चाहते थे कि दलित वकील बने, पत्रकार बने, डॉक्टर बने, ताकि समाज में उनका प्रतिनिधित्व बढ़े। सरकारी नौकरियों में प्रवेश शिक्षा अभियान के साथ साथ पेरियार सरकारी नौकरियों में दलितों की भागीदारी बढ़ाने पर भी काम करते थे। वे आरक्षण की मांग को मजबूती से रखते थे ताकि पढ़े लिखे दलित युवाओं को सरकारी पद मिल सके। वे कहते, अगर सत्ता के दरवाजे पर हमारी चाबी नहीं है तो शिक्षा अधूरी है। जागरण सभाएं और शिक्षा मेले पेरियार ने शिक्षा के प्रचार के लिए शिक्षा मेले, एजुकेशन फेयर्स आयोजित किए। इन मेलों में बच्चों की किताबें, विज्ञान प्रदर्शनी और सामाजिक सुधार पर नाटक होते थे। दलित और पिछड़े परिवारों को मुफ्त में किताबें दी जाती थीं। इन मेलों में वे खुलकर कहते, हमारा असली मंदिर स्कूल है, हमारी असली पूजा पढ़ाई है। दलित लेखकों और पत्रकारों का निर्माण शिक्षा के प्रचार का एक बड़ा असर यह हुआ कि कई दलित युवक पत्रकार और लेखक बनने लगे। वे पेरियार की पत्रिकाओं में लिखते, कविताएं और लेख छापते, जो जातिवाद के खिलाफ आवाज बनते। पेरियार कहते थे, एक कलम 100 तलवारों से ज्यादा ताकत रखती है। पेरियार ने शिक्षा को दलित जागरण का सबसे मजबूत स्तंभ बनाया। उन्होंने साबित किया कि जब एक दलित बच्चा पढ़ता है तो वह सिर्फ अपना जीवन नहीं बदलता, वह पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। अध्याय 6, धर्म, अंधविश्वास और दलित मुक्ति। सदियों से धर्म के नाम पर जातिवाद को वैधता दी गई। अंधविश्वास ने दलितों को मानसिक गुलामी में जकड़ दिया। पेरियार ने समझ लिया था कि अगर मानसिक जंजीरें नहीं टूटीं तो सामाजिक क्रांति अधूरी रहेगी। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे पेरियार ने धर्म और अंधविश्वास की जड़ों को चुनौती दी और दलित मुक्ति का रास्ता साफ किया। धार्मिक पाखंड पर खुली चोट। पेरियार का मानना था कि धर्म का असली उद्देश्य इंसान को बराबरी का संदेश देना है, लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने धर्म को जातिवाद का हथियार बना दिया। वे अक्सर कहते, अगर भगवान न्यायप्रिय है तो वह जाति क्यों बनाएगा। वे शास्त्रों में लिखी जातिगत विभाजन की बातें सार्वजनिक सभाओं में पढ़ते और फिर सवाल करते, क्या यह इंसान की बनाई हुई साजिश नहीं। मंदिर प्रवेश आंदोलन। दक्षिण भारत में दलितों को मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी। पेरियार ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। उन्होंने हजारों दलितों को लेकर मंदिरों के दरवाजे पर धरना दिया। एक घटना में जब उन्हें रोका गया तो उन्होंने कहा, अगर यह भगवान सबका है तो इसके दरवाजे पर ताला क्यों, और अगर यह सिर्फ ऊंची जाति का है तो इसे सार्वजनिक मंदिर क्यों कहा जाता है। उनके इस आंदोलन ने पूरे देश में हलचल मचा दी। अंधविश्वास का पर्दाफाश। पेरियार का मानना था कि अंधविश्वास समाज को सोचने की क्षमता से वंचित करता है। वे लोगों को समझाते, ग्रह नक्षत्र का असर आपकी मेहनत से बड़ा नहीं है। कोई भी मनुष्य ईश्वर के नाम पर चमत्कार नहीं कर सकता। ताबीज, झाड़फूंक और ज्योतिष गरीब को और गरीब बनाते हैं। वे सार्वजनिक मंचों पर ताबीज जलाते, नकली बाबा और तांत्रिकों को चुनौती देते। धर्म सुधार बनाम धर्म का त्याग। पेरियार ने शुरू में सोचा कि शायद धर्म सुधार से बदलाव आएगा, लेकिन उन्होंने देखा कि जातिवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि सुधार पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, जब तक जाति आधारित धर्म को नहीं छोड़ा जाएगा, दलित पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। वे लोगों को तर्क, विज्ञान और मानवतावाद अपनाने की सलाह देते थे। बौद्ध धर्म और आत्मसम्मान। पेरियार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह बौद्ध धर्म को दलित उत्थान का साधन मानते थे। उन्हें बुद्ध का समता का सिद्धांत बेहद प्रिय था। वे कहते, बुद्ध ने जाति नहीं मानी, मूर्ति पूजा नहीं मानी और मानव को सबसे बड़ा मान दिया। यही असली धर्म है। कई आत्मसम्मान सम्मेलन में वे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं सुनाते और दलितों को मानसिक गुलामी छोड़ने की प्रेरणा देते। धार्मिक प्रतीकों का पुनर्परिभाषण। पेरियार ने धार्मिक प्रतीकों का भी पुनर्परिभाषण किया। जैसे उन्होंने कहा, मंदिर की घंटी से ज्यादा मायने स्कूल की घंटी का है। पूजा की थाली से ज्यादा जरूरी किताबों की थैली है। आरती के दीपक से ज्यादा जरूरी शिक्षा का दीपक है। इस तरह वे धार्मिक भावनाओं को शिक्षा और आत्मसम्मान से जोड़ देते थे। पेरियार ने अपनी पत्रिकाओं कुड़ी अरसू और विद्युत लाई में धार्मिक पाखंड पर लेख लिखे। उनके लेख अक्सर बहुत सीधे और कटु होते थे, लेकिन असरदार भी। वे कहते,
अगर मेरी बात सुनकर किसी को गुस्सा आता है तो समझो मैंने सही जगह चोट की है। उनके भाषणों में तर्क, हास्य और व्यंग का ऐसा मिश्रण होता था कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते थे। दलित मुक्ति की परिभाषा। पेरियार के लिए दलित मुक्ति सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक आजादी नहीं थी, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक आजादी भी थी। वे कहते, अगर तुम भगवान से डरते हो तो तुम्हारा मालिक भगवान बनकर तुम्हें दबाएगा। अगर तुम इंसान को इंसान मानोगे तो तुम खुद मालिक बनोगे। उनके इस विचार ने लाखों लोगों के दिलों में डर की जगह आत्मविश्वास भर दिया। पेरियार ने धर्म और अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ने का साहस दिखाया। उन्होंने दलितों को बताया कि असली मुक्ति भीतर से शुरू होती है। अध्याय 7, राजनीतिक संघर्ष और सत्ता में दलितों की भागीदारी। सामाजिक क्रांति की मशाल जल चुकी थी, लेकिन पेरियार जानते थे, अगर सत्ता के गलियारों में दलितों की आवाज नहीं पहुंचेगी तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। राजनीति की ओर पहला कदम। 1920 के दशक में पेरियार ने महसूस किया कि सामाजिक आंदोलनों की पहुंच सीमित है। समाज बदलने के लिए कानून बदलना जरूरी है और इसके लिए राजनीति में उतरना अनिवार्य था। उन्होंने जस्टिस पार्टी के साथ काम शुरू किया। यह वह राजनीतिक दल था जो ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध करता था और पिछड़ों व दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए बना था। जस्टिस पार्टी और गैर ब्राह्मण आंदोलन। जस्टिस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था नौकरियों में पिछड़े वर्ग और दलितों के लिए आरक्षण, शिक्षा में समान अवसर, प्रशासन में ब्राह्मण वर्चस्व का अंत। पेरियार ने इस पार्टी में शामिल होकर दलितों के मुद्दों को पहली पंक्ति में ला दिया। वे कहते, अगर संसद और विधानसभा में सिर्फ ऊंची जाति के लोग बैठेंगे तो वे अपने फायदे के कानून बनाएंगे। हमें वहां पहुंचकर अपने हक के कानून बनाने होंगे। आत्मसम्मान आंदोलन और राजनीति का मेल। पेरियार का आत्मसम्मान आंदोलन पहले से ही जनता में लोकप्रिय था। उन्होंने इस आंदोलन को राजनीति से जोड़ा ताकि जो विचार मंचों पर बोले जाते थे वे कानून की शक्ल ले सकें। सभा में वे अक्सर कहते, जागो, पढ़ो और सत्ता में जाओ, यही मुक्ति का रास्ता है। आरक्षण की लड़ाई पेरियार की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धियों में से एक थी। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था। उन्होंने 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी में गैर ब्राह्मण और दलित वर्गों के लिए सरकारी सेवाओं में 44% आरक्षण लागू करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मानना था, जब तक दलितों और पिछड़ों के पास आर्थिक साधन नहीं होंगे, बराबरी सिर्फ किताबों में रहेगी। सत्ता में भागीदारी का मंत्र। पेरियार का मंत्र स्पष्ट था, सिर्फ वोट डालने से बदलाव नहीं होगा, हमें चुने जाने की ताकत भी चाहिए। पंचायत से लेकर संसद तक दलितों की आवाज पहुंचे। किसी भी कानून या नीति में दलितों की राय शामिल हो। वे दलित युवाओं को चुनाव लड़ने, ग्राम पंचायत में सक्रिय होने और प्रशासनिक सेवाओं में आने के लिए प्रेरित करते थे। केंद्रीय और प्रांतीय राजनीति पर प्रभाव। हालांकि पेरियार खुद ज्यादा चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उन्होंने ऐसे नेताओं को तैयार किया जो सत्ता में जाकर दलितों और पिछड़ों के लिए आवाज बने। उनकी रणनीति थी, अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो 1 सीट जीतूंगा, अगर मैं 100 नेताओं को तैयार करूंगा तो 100 सीटें जीतेंगी। राजनीतिक विचारधारा। सत्ता का मतलब सेवा। पेरियार के लिए राजनीति का मतलब सत्ता भोगना नहीं था, बल्कि सत्ता का इस्तेमाल सामाजिक न्याय के लिए करना था। वे कहते, राजनीति में आओ, लेकिन अपनी जाति या परिवार के लिए नहीं, अपने समाज के लिए आओ। उन्होंने भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति का कड़ा विरोध किया। राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका। पेरियार ने राष्ट्रीय नेताओं के साथ भी दलित अधिकारों के मुद्दे उठाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से उनके संबंध आपसी सम्मान और समान उद्देश्य पर आधारित थे। दोनों मानते थे, राजनीति का इस्तेमाल दलितों की मुक्ति के लिए होना चाहिए। उन्होंने दिल्ली में भी कई सम्मेलनों में भाषण देकर यह संदेश दिया। वे कहते, दलित और पिछड़े अगर एकजुट होकर राजनीति में भाग लेंगे तो भारत का चेहरा बदल जाएगा। पेरियार ने राजनीति को सामाजिक न्याय का साधन बनाया। उन्होंने साबित किया कि सत्ता में हिस्सेदारी के बिना बराबरी अधूरी है। विरासत और असर। पेरियार के राजनीतिक संघर्ष का असर आज भी दिखता है। तमिलनाडु में शिक्षा और नौकरियों में मजबूत आरक्षण व्यवस्था, दलित नेताओं का राजनीतिक सशक्तिकरण, दलितों के अधिकारों पर कानून बनाने की परंपरा। पेरियार ने दिखा दिया, सत्ता के गलियारों में कदम रखे बिना समाज की तस्वीर पूरी तरह नहीं बदली जा सकती। उनके राजनीतिक संघर्ष ने दलित अधिकारों को कागज से जमीन तक पहुंचाया, लेकिन उनकी असली विरासत सिर्फ नीतियों में नहीं, बल्कि उस आत्मसम्मान में है
जो आज भी हर दलित के दिल में धड़कता है। पेरियार का अंतिम संघर्ष और अमर विरासत। जब उम्र 90 के पार हो गई थी, तब भी पेरियार की आवाज में वही गूंज थी, वही ज्वाला थी। वे जानते थे कि शरीर थक रहा है, लेकिन संघर्ष अभी बाकी है। बुजुर्गी में भी बगावत। 1940 और 50 के दशक में पेरियार की उम्र भले ही बढ़ रही थी, लेकिन वे रोजाना सभाओं में जाते, लेख लिखते और नए नए आंदोलनों का नेतृत्व करते। 1952 में उन्होंने हिंदी विरोध आंदोलन को एक नई ऊर्जा दी। जातिगत भेदभाव और ब्राह्मणवाद के खिलाफ पहले से भी तेज भाषण दिए। बुजुर्ग होने के बावजूद गर्मी, बारिश, धूल, कोई भी परिस्थिति उन्हें रोक न सकी। मंदिरों में समानता का अंतिम प्रयास। 1960 के दशक में उन्होंने देखा कि कई जगहों पर कानून होने के बावजूद दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। उन्होंने फिर से बड़े आंदोलन खड़े किए, पुलिस और प्रशासन को सीधे चुनौती दी। मंदिरों के बाहर धरने, कानूनी कार्यवाही के लिए याचिकाएं, सब कुछ उन्होंने बुजुर्गी में भी किया। महिला अधिकारों पर आखिरी मुहिम। पेरियार हमेशा मानते थे कि दलित उत्थान में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ प्रचार किया, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया और महिलाओं के लिए अलग स्कूल व छात्रवृत्ति योजनाओं की मांग जारी रखी। राजनीतिक सच्चाई और निराशा। पेरियार ने देखा कि सत्ता में आने वाले कई लोग दलित और पिछड़ों के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन असली सुधार भूल जाते हैं। उन्होंने खुलेआम इन नेताओं की आलोचना की और कहा, नेता बदलते हैं, लेकिन जातिवाद की जड़ें नहीं हिलती, इसलिए जनता को जागरूक रहना होगा। आखिरी बड़ी रैली 1973 में, उम्र के आखिरी साल में, पेरियार ने मद्रास, अब चेन्नई में एक विशाल सभा की। वहां उन्होंने कहा, अगर मेरी सांसें चल रही हैं तो मेरा संघर्ष भी चल रहा है। इस सभा में लाखों लोग जुटे, दलित, पिछड़े, महिलाएं, युवा, सब उनकी बात सुनने आए थे। अंतिम दिन 24 दिसंबर 1973 को पेरियार का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने से मना किया और अपने घर में ही रहना पसंद किया। अपने आखिरी दिन उन्होंने अपने साथियों से कहा, मेरे जाने के बाद भी मेरी आवाज तुम्हारे अंदर जिंदा रहनी चाहिए। 25 दिसंबर 1973 को 94 वर्ष की उम्र में यह महान क्रांतिकारी इस दुनिया को अलविदा कह गया। अंतिम विदाई। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। फूलों की बारिश हुई, लेकिन सबसे भावुक दृश्य था दलित मजदूर, महिलाएं और गरीब किसान, जिनके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था, रोते हुए उन्हें विदा कर रहे थे। अमर विरासत। पेरियार सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा बन चुके थे। तर्कवाद, समानता, आत्मसम्मान और जातिवाद मुक्त समाज। उनके विचारों ने न केवल तमिलनाडु, बल्कि पूरे भारत में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की नींव रखी। आज की पीढ़ी के लिए संदेश, अगर पेरियार आज होते तो शायद कहते, अन्याय चाहे कितना भी पुराना हो, उसे खत्म करना ही होगा, और उसके लिए बोलना, लड़ना और बदलना, यही रास्ता है। पेरियार का जीवन यह सिखाता है कि बदलाव की लड़ाई उम्र, समय और परिस्थिति से नहीं रुकती। उन्होंने हमें सिखाया, सम्मान भीख में नहीं मिलता, उसे संघर्ष से छीनना पड़ता है। आज जब हम समानता की बात करते हैं, तो उसमें पेरियार की गूंज सुनाई देती है, और यही है उनकी अमर विरासत, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा राह दिखाती रहेगी। पेरियार चले गए, लेकिन उनके शब्द आज भी गूंजते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। उन्होंने हमें सिखाया कि जातिवाद सिर्फ कानून से नहीं मिटता, ये तब खत्म होता है जब हर दिल से भेदभाव का जहर निकल जाए। उन्होंने हमें यह भी बताया, समानता के लिए सिर्फ भाषण नहीं, बल्कि लगातार संघर्ष चाहिए। आज जब हम किसी दलित को मंदिर में पूजा करते देखते हैं, जब एक लड़की खुलेआम अपने सपनों को साकार करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं पेरियार की छाया होती है। पेरियार ने अपना जीवन जला दिया ताकि हम रोशनी देख सकें, और अब यह जिम्मेदारी हमारी है कि इस रोशनी को बुझने ना दें। तो आज हम अपनी इस पवित्र यात्रा को यहीं विराम देते हैं, और आगे हम ऐसे ही इतिहास के इन महान क्रांतिकारियों की महान जीवन गाथाएं लाते रहेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि बदलाव के लिए एक आवाज लाखों जिंदगियां बदल सकती है। कृपया इस ऑडियो बुक को इतना शेयर करो कि पेरियार की आवाज एक बार फिर से पूरे भारत में गूंज जाए। पेरियार अमर रहें, उनकी सोच अमर रहे। जय भीम, जय पेरियार, जय भारत।